हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोटपुतली एजुकेशन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एलएलबी सेकेंड ईयर की क्लासेस। तो ये आपके लिए डेमो क्लासेस है कि कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है, ठीक है, और क्या क्या में करवाया जाएगा। तो उसका आपको ब्रोशर है जो मिल जाएगा। आप इस पे स्क्रीन पे आपको एक नंबर दिख रहा होगा, आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज हम डेमो क्लासेस देखने वाले हैं यूट्यूब के ऊपर। तो जो हम डेमो क्लासेस देखेंगे वो होगी आपकी ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट, ठीक है। एलएलबी सेकेंड ईयर की है ये। फर्स्ट ईयर की मैंने बनाई थी, आपने देखी होगी। देखो आपको पंपलेट दिख रहा है, ठीक है। इसमें आपके जुडिशियल प्रिपरेशन भी है एलएलबी के साथ, और ओनली एलएलबी कोर्सेज भी हैं, ठीक है। साथ ही में आप वीडियो के लास्ट तक बने रहे, वीडियो को लाइक और शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, साथ ही बेल आइकन पर भी प्रेस कर लें जिससे आगे आने वाली वीडियो अपडेट्स आपको मिलती रहे। टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, तो वहां से जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके थ्रू आपको लीगल अपडेट्स और गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेट्स सभी चीजें प्रोवाइड करवाई जाती है। देखिए पहले क्या होता था कि जैसे लोगों के पास जब घर नहीं होते थे, ठीक है, पहले जैसे आदि मानव थे, जैसे अभी हम समझेंगे कि जब भी वो आदि मानव थे कुछ भी था, ठीक है, पर वहां क्या था, वहां पे प्रॉपर्टी संबंधी कोई भी इश्यूज नहीं होते थे। बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे जैसे जनसंख्या बढ़ने लगी, ठीक है, फिर क्या हुआ, ब्रिटिश कंपनी आने लगी, तो क्या हुआ, जनसंख्या भी बढ़ गई, ठीक है, और बहुत ऐसे प्रॉपर्टी इश्यूज होने लग गए कि लोगों को क्या हुआ, प्रॉपर्टी है जो एक हिस्से से अगर दूसरे हिस्से में जाएगी तो वो किसके में जाएगी, क्यों जाएगी, कौन उसको कर सकता है, ठीक है। जैसा कि नाम भी आपने देखा होगा, प्रॉपर्टी, और एक है ट्रांसफर, ठीक है। दो वर्ड्स आए आपके सामने, मतलब एक है आपका संपत्ति और दूसरा है अंतरण। अंतरण मतलब एक जगह से उठा के दूसरी जगह रखना, पर यहाँ क्या है, प्रॉपर्टी, तो यहाँ पे उठा के तो रख नहीं सकते हम। यहाँ क्या होगा, एक पर्सन के से दूसरे पर्सन के पास वो ट्रांसफर हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या हुआ, आपका प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई, ठीक है। अब इसके अंदर क्या क्या है कि इसके अंदर ये सब बताया कि किसको ट्रांसफर होगी, कौन कर सकता है, क्यों कर सकता है, कब ट्रांसफर नहीं होगी, ये सारी चीजें इसके बारे में बताइए। बहुत छोटा एक्ट है, को देख रहे हैं, ठीक है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो देख रहे हैं, देखा होगा आपने, जो इसमें एक डेट दिखा रखी है, ठीक है, मतलब इसमें एक सन है 1882, ठीक है, मतलब 1882। अब इसमें एक ईयर है जो 1882 है, तो क्या तभी बना, उससे पहले कोई भी मतलब ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट बनाने के लिए कोई भी मतलब काम नहीं हुआ, ऐसा नहीं है। पहले भी बहुत सारे ऐसे लॉ बनाए गए, ठीक है, ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट से रिलेटेड ही, कि जो इसको बीट करे, मतलब ये तो बाद में आया, तो उससे इसी से रिलेटेड जो प्रोविजन थे वो पहले भी कई एक्ट्स बनाए गए। पर वो क्या था, जब भी कोई एक्ट बनता है तो वो फ्यूचर, प्रेजेंट और पास्ट को लेके बनाया जाता है हमेशा, कि वो सभी पे अप्लाई हो। कुछ ऐसे होते हैं कि जो आज प्रेजेंट से ही और फ्यूचर की ओर अप्लाई होंगे, कुछ क्या होता है, पास्ट से लेके आते हैं और वो फ्यूचर तक अप्लाई होते हैं। अब आपने देखा होगा 1882 का एक्ट है, और आज एट प्रेजेंट तक यही एक्ट एज इट इज चलाया जा रहा है। अगर कुछ चीजों को क्या हुआ, चेंजेस कर दिया जाता है, तो पहले भी बहुत सारे इसको लेके लॉ बनाए गए, पर वो क्या हुआ, एज इट इज नहीं बन पाए कि वो फ्यूचर, प्रेजेंट सभी की जो इश्यूज थे वो फुलफिल कर रहे हो, ठीक है, वो सब फुलफिल नहीं कर रहे थे। उसके बाद क्या, पहले सेंटर में, ठीक है, पहले टाउनशिप होती थी जैसे मुंबई, चेन्नई, ठीक है, उनमें भी ये सब जो प्रॉपर्टी रिलेटेड इश्यूज थे ये सारे बिखरे पड़े थे कि किसको जाएगा, क्योंकि पहले क्या था, HUF मतलब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज थी, ठीक है, वो थी। और जैसे मतलब और भी जैसे ज्वाइंट फैमिलीज होती है, तो किसको किस जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो कि मैं अभी आज आपके सामने खड़ी हूँ, कल मान लो मेरी डेथ हो जाए, ठीक है, तो मेरी जो प्रॉपर्टी है वो किसको जाएगी, ठीक है, किसको जानी चाहिए, मैं मतलब मरने के बाद भी अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कैसे करूंगी, ये सारे इश्यूज रखे रह गए। तो फिर 1882 में ये लॉ बनाया गया, ठीक है। तो जब ये फर्स्ट टाइम जब लॉ आया था वो कब बना, ठीक है, कब लागू हुआ, ये 2 डेट्स होती हैं। अब आप बोलोगे कि हमें पढ़नी क्यों है, हम तो LLB कोर्स कर रहे हैं, ठीक है, तो LLB में तो हमें डायरेक्ट लिखना होता है, पर ये ध्यान रखना जब भी आप फर्स्ट क्वेश्चन करते हो तो उसमें हमेशा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एज इट इज लिखना होगा, तभी आपके अच्छे मार्क्स आ पाएंगे, अदरवाइज बिल्कुल नहीं आएंगे, ठीक है। तो इसमें आया कि तैयार कब होगा, लागू कब होगा, ठीक है, कुल चैप्टर कितने हैं, सेक्शन कितने हैं, ठीक है, ये किससे संबंधित है, तो ये सारी चीजें भी हम
देखिए जैसा कि नाम से स्पष्ट होता है, फर्स्ट है संपत्ति अंतरण अधिनियम, मतलब ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट 1882, ठीक है। और इसको हिंदी में हम बोलते हैं संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882। जैसा कि मैंने बताया कि 1882 से पहले भी बहुत बार कोशिश की गई कि ये बन जाए, पर ये बना नहीं, फिर 1882 में ही इसको बनाया। तो ये कब तैयार हुआ था? तो ये 17 फरवरी को तैयार हुआ था, 17 फरवरी 1882 को, और लागू हुआ था 1 जुलाई 1882 को संपूर्ण भारत पे। अब क्या हुआ, संपूर्ण भारत पे ये अब 2019 के बाद से लागू हुआ है, पहले ये जम्मू कश्मीर पे अप्लाई नहीं था, ठीक है। और भी बहुत सारे ऐसे क्षेत्र बताए जाते हैं, वो जब हम सेक्शंस देखेंगे तब बताएंगे, पर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में सिर्फ यही जरूरी है आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना कि ये संपूर्ण भारत पे 31 अक्टूबर 2019 के बाद से अप्लाई हुआ है, पहले ये जम्मू कश्मीर पे अप्लाई नहीं था, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कि इसमें टोटल चैप्टर कितने हैं। तो बहुत छोटा सा एक्ट है, इसमें टोटल चैप्टर मतलब कुल अध्याय 8 है, और टोटल सेक्शन मतलब कुल धारा इसमें 137 है, ठीक है। तो 137 धारा और 8 चैप्टर। अब आप बोलेंगे कि चैप्टर्स भी लर्न करने हैं। हाँ, चैप्टर्स भी लर्न करने होते हैं, उसके नाम लर्न करने होते हैं। आपको मैं बता दूंगी कि क्यों लर्न करने होते हैं जब हम चैप्टर्स देखेंगे। पहले अभी हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख रहे हैं, मतलब ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, ठीक है। अब देखो ये क्या है, देखो क्या होता है, बहुत सारी संपत्तियां होती हैं, ठीक है। संपत्ति अब देखो कौन कैसी कैसी होती है, जैसे कुछ संपत्तियां कैसी होती है, मूर्त होती है, कुछ होती है अमूर्त होती है, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ तो चल फिर सकती हैं संपत्तियां, ठीक है, और कुछ चल फिर नहीं सकती। जैसे अभी प्रॉपर्टी है, मतलब ये घर है, ठीक है, या फिर कोई जमीन है, वो भी संपत्ति है, पर वो एक जगह से उठा के दूसरी जगह हम नहीं रख सकते, ठीक है। अब क्या हुआ, कुछ ऐसी संपत्तियां हैं जैसे सोना है, चांदी है, ठीक है। अगर हम देखें ऑर्नामेंट्स है, ज्वेलरीज है, ठीक है, शोकेश है, वो भी संपत्ति हुई हमारी, ठीक है। तो वो क्या हुआ, एक जगह से उठा के दूसरी जगह हम रख सकते हैं। संपत्ति क्या है, ये मेरा पेन भी संपत्ति है, फोन भी संपत्ति है, सब कुछ संपत्ति ही होता है जो चल हिल डुल नहीं सकता, ठीक है। पर वो क्या हुआ, एक जगह से उठा के दूसरी जगह हम उसको रख सकते हैं। तो मूर्त और अमूर्त संपत्तियां हो गई, इनके मीनिंग भी आपको बता देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद होता है, आपके एलएलबी में इतना काम नहीं आती है, पर जहां काम आएंगी वहां पे पूरा एज इट इज आपको डिफाइन मिलेगा। सेकंड है कि जैसे पोजीशंस होती हैं, मतलब आपके जो कब्जा होता है उसके बारे में ये सारी चीजें बताई गई हैं। अब देखो क्या हुआ, यह अचल संपत्ति से संबंधित विधि है, मतलब कुछ होती है चल और अचल, ठीक है। तो उस संपत्ति से ही संबंधित विधि है, मतलब लॉ है, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे कि चल और अचल संपत्ति है, तो यहाँ पे क्या है, अचल संपत्ति से संबंधित ये विधि है, ठीक है। ये एक पूर्ण विधि नहीं है। अब बहुत बार क्वेश्चन आता है कि क्या ये पूर्ण विधि है या अपूर्ण विधि है। जैसे हम जुडिशरी देखेंगे, जब जुडिशरी के जैसे आप अगर मान लो कोई एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आपने देखा उसमें कि यहाँ पे बताया गया है कि क्या ये पूर्ण विधि नहीं है, ठीक है, या फिर पूर्ण विधि है, मतलब ये कंप्लीट लॉ है या नहीं है, तो आपको बताना जरूरी है कि ये कंप्लीट लॉ नहीं है। इसको कंप्लीट बनाने के लिए हमें कुछ और सब्जेक्ट इसमें इंक्लूड करने पड़ेंगे, मतलब इसके साथ हमें रीड करना पड़ेगा। वो क्या क्या है, विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, जिसको आप स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 के नाम से जानते हैं, बेदखली अधिनियम, लिमिटेशन एक्ट जिसको आप परिसीमा अधिनियम के नाम से जानते हैं, उसको साथ में स्टडी करना होगा, तभी ये कंप्लीट लॉ बनती है, अदरवाइज नहीं है ये कंप्लीट लॉ, ठीक है। अब ये कैसा लॉ है, देखिए 2 टाइप्स के लॉ होते हैं, एक होता है सब्सटेंटिव लॉ, एक होता है प्रोसीजर लॉ। सब्सटेंटिव लॉ का मीनिंग होता है आपका जैसे मौलिक विधि, हम हिंदी में बोलते हैं मौलिक विधि। प्रोसीजर लॉ का हिंदी में मीनिंग होता है कि प्रक्रियात्मक विधि, ठीक है। अब आता है ये सब्सटेंटिव है या फिर प्रोसीजर है, मीन्स आपका मौलिक है या फिर प्रक्रिया है। अब देखो यहाँ पे क्या है, कोई प्रक्रिया नहीं बताई जाएगी आपको, ओनली आपको क्या बताया जाएगा, कुछ अधिकार, दायित्व, ठीक है, ये सारी चीजें बताई जाएंगी। तो ये क्या हुआ, मौलिक विधि, ठीक है। तो ये जो संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 है, ये एक टाइप का सब्सटेंटिव लॉ है, मतलब आपका ये एक तरीके की मौलिक विधि है। फिर मौलिक विधि और आपका इसके बाद आता है
कि ये कोई सिविल लॉ है या क्रिमिनल लॉ है। अब आपने देखा होगा कि सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ में दोनों में डिफरेंसेस हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि सब्सटेंटिव क्या है, चलाचल क्या है, ठीक है, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। पहले आपको यहाँ पे ऑरली समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब आता है सिविल लॉ है या क्रिमिनल लॉ है। सिविल लॉ का मीन होता है कि ये कोई संपत्ति से जुड़ा हुआ कोई विषय है। क्रिमिनल लॉ में क्या होता है, जैसे आपका आईपीसी है, मतलब इंडियन पिनल कोड है, ठीक है, वो आपका क्रिमिनल लॉ है। मतलब क्रिमिनल का क्या होता है, आपराधिक होता है, उसको हम क्रिमिनल बोलते हैं, ठीक है। और जो दंडिक विधि है वो भी क्रिमिनल है। यहाँ क्या है, व्यवहारिक विधि है, ठीक है। दीवानी विधि जिसको हम बोलते हैं वो क्या होता है, सिविल लॉ, ठीक है। सिविल लॉ मतलब व्यवहारिक विधि, ठीक है। तो ये कैसा लॉ है, एक सिविल लॉ है, ठीक है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंस था हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को लेके, चाहे एलएलबी हो चाहे जुडिशरी हो, कोई भी हो, आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है।